गुड मॉर्निंग। आई एम आरती दुबे, सनबीम कॉन्वेंट स्कूल बक्सर से। मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं व्याकरण से चैप्टर 1 जो है शब्द निर्माण पढ़ाऊंगी। इसके पहले मैंने आप लोगों को उपसर्ग द्वारा शब्द निर्माण, प्रत्यय द्वारा शब्द निर्माण पढ़ाया। अब मैं इसके पहले समास द्वारा शब्द निर्माण जो था उसमें भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे समास द्वारा शब्द निर्माण किया जाता है। समास जो होता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस रचना विधि को समास कहते हैं। और उसके अंतर्गत आपको समास के 4 भेद पढ़ने हैं: तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। इसके पहले मैंने आप लोगों को तत्पुरुष समास बताया, जिसके अंतर्गत 2 समास मैंने आप लोगों को बताया, कर्मधारय और द्विगु। और सेकंड में आप लोगों को बहुव्रीहि समास बताऊंगी। बहुव्रीहि समास जो होता है जहाँ समस्त पद में आए दोनों पद गौण होते हैं, यानी समस्त पद में जो दोनों पद होते हैं वो गौण होते हैं, उनकी प्रधानता नहीं होती, यानी कि वो दोनों अप्रधान होते हैं। और किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, या दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं, यानी किसी तीसरे पद की प्रधानता बताते हैं। तो वहाँ जो होता है बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दिगंबर, यदि हम समास विग्रह करते हैं तो होगा दिशाएं हैं अंबर जिसकी, यानी दिगंबर। इसका पृथक पद होगा दिग और अंबर। पृथक पद यानी कि उत्तर पद और पूर्व पद को हम अलग अलग करते हैं तो उसे पृथक पद बोलते हैं। इसका दिग एक पद हो जाएगा और दूसरा पद जो होगा अंबर होगा, यानी दिगंबर। दिशाएं हैं अंबर जिसका, यानी कि भगवान शिव को दिगंबर बोलते हैं। जैसे दशानन होता है, 10 है आनंद जिसके, यानी रावण को हम दशानन बोलते हैं। उसके बाद अंशुमाली, यानी अंशु है माला जिसकी, यानी किरणें जिसकी माला हो, अर्थात भगवान सूर्य। तो इस तरह से हम बहुव्रीहि समास का पहचान करते हैं। बहुव्रीहि समास जो होता है इसमें दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की प्रधानता बताते हैं। जैसे बीणा पाड़ी, गजानन, ये सारा जो है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। अब जैसे आपका थर्ड जो है द्वंद्व समास आपको पढ़ना है। इसमें दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं और दोनों जो होता है एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। यदि प्रधान है तो इसमें ये भी ध्यान देना है कि दोनों पद जो है एक दूसरे के विलोम होना चाहिए। इसकी एक और पहचान होती है कि इन दोनों पदों के बीच हाइफन जो चिन्ह होता है वो रहता है। तो इस तरह से हम द्वंद्व समास की पहचान करते हैं, यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विलोम होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, इसका समास विग्रह करेंगे तो माता और पिता होगा। उसके बाद भाई बहन, रात दिन, यानी दोनों पद एक दूसरे के विलोम होंगे तभी जो होगा वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। यदि हाइफन है और एक दूसरे के विलोम नहीं है तो उसे हम द्वंद्व समास नहीं मानेंगे। जैसे नारी शक्ति, तो ये जो है इसके बीच में भी नारी और शक्ति के बीच में हाइफन होता है, लेकिन ये जो है एक दूसरे के विलोम नहीं है, तो इसलिए ये द्वंद्व समास के अंतर्गत नहीं आता है। लास्ट आपका है जो अव्ययी भाव समास। लास्ट समास आपका अव्ययी भाव समास है। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उसका समस्त पद भी अव्यय हो। अव्यय आपको मैं बता चुकी हूँ कि अव्यय जो होता है उसको किसी भी सिचुएशन में वो बदलता नहीं है। किसी भी स्थिति में लिंग या वचन कारक के आ जाने से जिसमें परिवर्तन नहीं होता है उसे ही अव्यय बोलते हैं। तो ये समास भी है अव्ययी भाव समास है, अव्यय से ही रिलेटिव है। तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उसका समस्त पद भी अव्यय हो तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे बे खटके, यानी कि बिना खटके, बिना किसी आशंका के। तो बे जो हुआ आपका क्या है, अभी मैं इसका डिफिनेशन बता रही थी, उसमें मैंने बताया कि इसका पूर्व पद जो होता है वो अव्यय होता है, यानी पूर्व पद इसका है बे। तो बे जो होता है अव्यय होता है, क्योंकि ये जो होता है कभी बदलता नहीं है। बे का कभी बदलाव नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, हर जगह वो एक ही रूप में रहता है। तो इस तरह के अव्यय को हम अव्ययी भाव, इसका समस्त पद भी जो होता है अव्यय ही होता है। तो इस
तरह के समास को हम अव्ययी भाव समास करते हैं। जैसे बे आपका पूर्व पद हुआ जो अव्यय है, और बे खट के इसका समस्त पद जो बना वो भी। जैसे भरपेट, तो भरपेट जो है आपका एक समस्त पद है, तो इसका विग्रह करेंगे तो पेट भर, यानी कि भर जो हुआ आपका अव्यय है, और इसका समस्त पद हुआ भरपेट, यानी कि वो भी अव्यय हुआ। तो इस तरह एकाएक, रातों रात, हाथों हाथ, इस तरह का जो भी अव्यय होता है वो, इस तरह का जो भी समस्त पद होगा वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। अब आपका ये चैप्टर फर्स्ट जो है व्याकरण का समाप्त हो गया। नमस्कार।